नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टडीज का विशेष कार्यक्रम बिहार की बात। और मेरे साथ बिहार की बात में चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी। सामाजिक विज्ञान को भी, सामाजिक विषमता को भी, सामाजिक चुनौतियों को भी और अंतर कलह, अंतर विरोध और जब सामाजिक द्वंद्व पैदा होता है, पैदा करने की कोशिश की जाती है, तो इससे भी डॉक्टर संजय कुमार जी बेहतर समझते हैं। आज देखिए, तारीख है 13 मई और आज चौथे चरण का चुनाव संपन्न हुआ है बिहार में 5 लोकसभा क्षेत्रों में। लेकिन आज बिहार की बात में हम चर्चा करेंगे उस लोकसभा क्षेत्र की जहां सबसे अधिक जातीय उन्माद भड़काने की कोशिश की जा रही है। पूरे चुनाव में, आज चौथे चरण के चुनाव में, यदि हम मुंगेर लोकसभा क्षेत्र को छोड़ दें तो कहीं भी चुनाव में अगरा बनाम पिछड़ा, देखिए जातीय समीकरणों की बात हो रही है, लेकिन अगरा के खिलाफ लड़ना है, पिछड़ा के खिलाफ लड़ना है, ये बात कहीं और नहीं हो। मुंगेर में यह कोशिश की गई, मुंगेर में यह कहा गया। देखिए, मुंगेर में उम्मीदवार ही ऐसा तय किया गया। ललन सिंह वहां से जीते हुए सांसद है, मौजूदा सांसद है, जेडीयू के फिर से उम्मीदवार हैं। आज उनके ही नाम पर वोटिंग हुई है और उनके सामने नवादा से उम्मीदवार लाया गया अशोक महतो को। देखिए, अशोक महतो सजायाफ्ता हैं, वे स्वयं चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसलिए 56 साल की उम्र में उन्होंने शादी रचाई कुमारी अनीता के साथ और उनको ही टिकट दिया गया। तो देखिए, जैसे ही टिकट का ऐलान हुआ, कहा यह जाता है कि देखिए, ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना आसान नहीं होता है, लेकिन ललन सिंह के खिलाफ वहां पहले भी 2 बाहुबली लड़े, उनकी पत्नियां ही लड़ी है। 2014 में तो सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी से ललन सिंह चुनाव हार गए थे, लेकिन 2019 में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, कांग्रेस की प्रत्याशी, उन्हें ललन सिंह ने चुनाव हराया था। पर वहां कोई अगरा बनाम पिछड़ा नहीं हुआ था, वहां शांति है। देखिए, कभी इतिहास रहा है मोकामा का, 47 ग्रस्ता था, बरैया में गिरोह टकराते थे, मुंगेर में दियारा में हत्या कर लाशें गंगा में बहा दी जाती थी, पेट फाट जाता था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि पहले दिन से ही कहा जाने लगा कि हम दबदबा खत्म करने आए। भाई, किसका दबदबा खत्म करने? हम दबदबा मिटाने आए हैं, दबदबा बनाने आए हैं। दबदबा शब्द का इस्तेमाल बिहार के चुनाव में 2024 में सिर्फ और सिर्फ मुंगेर में हो रहा था। दबदबा शब्द का इस्तेमाल बिहार में होता ही नहीं है। यह इस्तेमाल तो ब्रिजभूषण शरण सिंह ने किया था जब पहलवानों का विवाद पैदा हुआ। और याद कीजिए, मैं इस बात के लिए प्रशंसा भी करता हूं तेजस्वी यादव का कि तेजस्वी यादव ने सिवाय मुंगेर के कहीं यह चर्चा नहीं की कि यह चुनाव अगरा बनाम पिछड़ा है या पिछड़ा मतों की गुलबंदी का है, लेकिन मुंगेर में उन्होंने चर्चा कर कि पिछड़ा, दलित और अति पिछड़ा। लेकिन वही तेजस्वी यादव जब वैशाली गए, जहां मुन्ना शुक्ला उनके उम्मीदवार हैं, बाहुबली मुन्ना शुक्ला, तो वहां उन्होंने बात कर दी A to Z की, क्योंकि मुंगेर में वे भूमियार का मत नहीं चाहते थे, भूमियार के खिलाफ गुलबंदी चाहते थे, और वैशाली में भूमियार का मत चाहिए। तो ये तनातनी ऐसा लग रहा था अनंत सिंह भी पेरोल पर बाहर आए। अशोक महतो का इतिहास नवादा और शेखपुरा के लोग जानते हैं। वे अपने इलाके में किसी वर्ग के लिए मसीहा भी होंगे, जैसे अनंत सिंह अपने वर्ग के लिए मसीहा है। लेकिन यह चुनाव इतना तीखा हो गया कि लग रहा था पता नहीं क्या होगा। लेकिन जो आज चुनाव संपन्न हुआ है, जो रुझान आ रहे हैं, उससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि वहां उम्मीदवारों के चक्कर में, दबदबा की लड़ाई में मतदाता नहीं फंसे और मतों का ध्रुवीकरण इस तरीके से नहीं हुआ कि किसी का दबदबा उखा देना है और किसी का दबदबा बना देना है। देखिए, वहां बहुत शांति है पिछले 1 दशक 2 दशक से। किसान हैं, खेत में काम करने वाले लोग हैं और उनके बीच सद्भाव है। लेकिन यह चुनाव
कहा जा रहा था कि बिल्कुल इस तरीके से तनातनी होगी मत। कई बूथों पर झंझट की खबरें आई हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह शिकायत कर रहे हैं कि बरहिया के नगर परिषद में इतने बूथ लूट लिए गए, मोकामा में ये हो गया, बाढ़ में ये हो गया, लखीसराय में ये हो गया, लेकिन लोगों ने आपस में झगड़ा नहीं किया है। बिहार बच गया। और यदि मुंगेर से शुरुआत होती, मैं बार बार कहता हूं कि बाढ़ से लेकर बरहिया तक हर एक गांव में आपको AK-47 मिलेगा, तो यह चिंगारी कहां भड़कती, क्या होता, कोई नहीं समझ पाता। बिहार फिर से वह दौर को देखने के लिए मजबूर हो जाता कि अगरा पिछड़ा। कहां लड़ाई है संजय जी, बताएंगे? कहीं कोई लड़ाई बची है क्या कि अगरा पिछड़े को मार रहा है और पिछड़ा अगरे को मार रहा है? दोनों अपनी नहीं, अगड़े पिछड़े की लड़ाई जी संजय जी, अब आप का प्रयोगशाला कभी, हाँ, अगड़े पिछड़े की लड़ाई का प्रयोगशाला कभी बिहार हुआ करता था जी, लेकिन वो समाप्त हो गया जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आते हैं जी, और सत्ता में आने के बाद उन्होंने चीजों को जिस तरह से, एक तरह से कहिए कि उसको उन्होंने डाइल्यूट किया, चीजों को जिस तरह से उन्होंने किनारे किया, उन्होंने कहा कि बिहार की बेहतरी के लिए काम कीजिए। आपने जो सामाजिक समीकरण, सामाजिक ताने बाने की बात, आपको एक छोटा सा अतीत का उदाहरण मैं देना चाहता हूं। ये जेपी का बिहार रहा है और जेपी ने जब आंदोलन में एक महत्वपूर्ण चीज जो की थी, जो सप्त क्रांति की बात की थी, उसमें एक बात उन्होंने कहा था कि जाति पाति छोड़ दो, का नारा जेपी ने दिया। और आपको भी स्मरण होगा, ठीक है, हम लोग बच्चे थे कि लोगों ने जनेऊ तोड़ दिया था, लोगों ने अपना उपनाम हटा दिया था। आज जो लोग सिंह, शर्मा, जादव जो रखते हैं वो उपनाम हटा दिया था। जेपी का ये बिहार था और इस बिहार की कल्पना उन्होंने की थी। लेकिन एक कालखंड बिहार ने देखा जहां पर राजनीतिक रोटी अपने तरीके से सेकी गई और सामाजिक ताना बाना को तोड़ा गया। ठीक है, वोट की फसल कटते रही, लोग चुनाव जीतते रहे, लोग चुनाव हारते रहे। नहीं संजय जी, मैं इस बात को संजय जी मैं रोकता हूं। आप तो उस जिले से आते हैं जो नरसंहारों का जिला कहा जाता है, जहानाबाद। हमने वो दौर भी देखा है, आपने तो जिया है। मैं तो कवर करने जाता था कि बस इसके लिए नरसंहार हो जाता था कि ये भूमियार हैं, इनका संहार कर दो, और ये पिछड़े हैं इसलिए इनका संहार कर दो। लेकिन इस कालखंड से हम बाहर निकल चुके थे, लेकिन मुंगेर में फिर से उसी कालखंड को मतलब जिंदा करने की कोशिश की जा रही थी। अब बिल्कुल आपने सही और सटीक बात बताई कि वो तो मैं उसका गवाह रहा हूं कि लाशों का बूचड़खाना मैंने देखी है। और वो दहाई के अंक में, मतलब 1, 2, 3, 4 नहीं, 12, 14, आज नरसंहार यहां हो रहे हैं तो कल नरसंहार वहां हो रहे हैं तो परसों नरसंहार वहां हो रहे हैं। मतलब कि मानवता कांप जाती थी जी। और वो नरसंहारों के खून पर जो राजनीतिक रोटी सेकी जाती थी, मैं तो कह रहा हूं कि उससे बिहार बाहर निकल चुका है। बिल्कुल। और समाज के लोग, मैं समाज को, बिहारियों को उस रूप में मैं नहीं देखता हूं कि कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, कोई दलित है। सब कोई जो है वो एक साथ, एक पहिए के दो ये हिस्से हैं, एक गाड़ी के दो पहिए हैं और उनकी वजह से उनकी खेती बाड़ी कमाई चलती है। किसान अगर है तो उसके साथ मजदूर भी खड़े हैं, किसान भी खड़े हैं। अगर दोनों के बीच में कहीं से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की गई जो दरारें उत्पन्न हुई, उनके खेती वीरान हो गए और मजदूरों को पलायन के लिए बाध्य होना पड़ा। मैं उस दृश्य का गवाह रहा हूं। तो सामाजिक ताना बाना जो बहुत दिन के बाद एक बना था, लगा कि फिर एक बार उसकी कोशिश की जा रही है, जिसको कहते हैं ना, उस सुलगाने की कोशिश की गई, एक चिंगारी डाली जाए और उसको सुलगाया जाए। लेकिन मैं तो कहूंगा कि मुंगेर जो कर्ण की धरती है, वो गंगा के किनारे बसा हुआ वो मुंगेर का इलाका, वहां के मतदाताओं ने, वहां के जागरूक जनता ने कहा कि लोग जीतेंगे, लोग हारेंगे, ये अलग बात है, लेकिन हम सामाजिक जो ताना बाना है, सामाजिक जो एक हम लोगों की एकजुटता है, हम इसको खत्म नहीं होने देंगे। कोशिश की गई और आज वो दिखा, आज स्पष्ट रूप से दिखा कि किसी भी मतदान केंद्र पर
उस रूप में जो लोग चाहते थे कि हम इसको गोलबंदी कर करके और इसको हम एक आकार दे दें, वैसा नहीं दिखा। अर्धसैनिक बल भी थे, एसडीआरएफ भी गंगा में पेट्रोलिंग कर रही थी, घुड़सवार पुलिस भी थे जो दियारा के इलाके में देख रहे थे लोगों को, और जो पैरामिलिट्री फोर्स थे वो एक एक बूथ पर चाक चौबंद थे। कई बूथों पर तो 144 लगा दी गई थी कि ठीक है आप आइए, शांतिपूर्ण मतदान कीजिए, लेकिन सामाजिक सौहार्द को मत बिगाड़िए। क्योंकि सामाजिक सौहार्द बिगड़ने के बाद कहा जाता है ना कि मतभेद होना कोई बुरी चीज नहीं है। विचारधारा के स्तर पर आपके अलग मत हो सकते हैं, उनके अलग मत हो सकते हैं, लेकिन जब मनभेद हो जाता है, जब दिलों में दरार पड़ जाते हैं, दिलों में दूरियां पड़ जाती है, तो ये नेताजी लोग तो आएंगे, चुनाव में तरह तरह से गोलबंदी करेंगे, उनके मन में एक अलग अलग भाव डालेंगे, चुनाव के बाद न वो दिखेंगे न ये दिखेंगे। 2005 मैं मानता हूं 2005 के बाद संजय जी, आपने कभी सुना था ये दबदबा खत्म करना है या दबदबा बनाना है, इसलिए चुनाव, किसी चुनाव में आपने सुना? मैंने तो नहीं सुना था, मैंने नहीं सुना था। और 2005 के बाद मैं तो बता रहा हूं कि चाहे वो पढ़ने के लिए या कमाने के लिए, हर वर्ग का लोग, हम तो आपसे कई बार इस बिंदु पर बात कर चुके हैं कि जिसको आप कहते हैं अगड़ा, उस अगड़ी जाति की जरा हालत तो देख लीजिए। वो मिल जाएंगे दिल्ली से लेकर के बंगलोर के जो अपार्टमेंट है उसमें गार्ड की नौकरी करते हो। क्या दबदबा है भाई। किसानी धीरे धीरे करके खत्म हो गई, किसान अपना खेत छोड़ छोड़ करके छोटे मोटे रोजगार करना पसंद कर रहे हैं, किसानी वो कहां कर रहे हैं। और दबदबा क्या, मैं तो मानता हूं कि वो जो किसान मजदूर, जो सामाजिक सौहार्द था फिर एक बार बना और लोग मिल करके रहने लगे। 2005 के बाद मैं फिर कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी को यह क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सामाजिक सौहार्द बनाया। मैं तो नहीं पता है मुझे कि आज भी लोग गांव में अगर आप जाइए तो वो रिश्ते की जो मैंने देखी है ताजगी, हर जाति हर वर्ग के लोगों के बीच में 2005 के बाद तो लगा कि वही चाचा, वही भैया, वही बाबा, वही दादा वाली रिश्ते की पुनरावृत्ति होने लगी। लेकिन एक बार कोशिश की गई। ठीक आपने उदाहरण दिया, वो जो पहलवान जी थे जिन्होंने कहा दबदबा की बात उनकी हो रही थी, वो दबदबा शब्द का इस्तेमाल मुंगेर के चुनाव में करने की कोशिश की गई। दबदबा किसका था भाई, किसका दबदबा था? लोग अपने रोजमर्रा की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। बेटे की पढ़ाई कैसे होगी और बेटी का विवाह कैसे होगा, जहां समाज इसमें जाकर के ठहरा हुआ है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, बिल्कुल वहां पर दबदबा किसका है, किसका दबदबा है? अगर उसके बच्चे शहर में पढ़ रहे हैं तो उसके पास ये जिम्मेवारी है कि महीने का खर्च हम कैसे भेजें, और अगर उसकी बेटी पढ़ी हुई है तो उसके विवाह का जुगाड़ कैसे होगा, इसमें वो समाज जहां ठहरा हुआ है वहां दबदबा जैसी बात कहां है। रह गई बात कि हाँ, फिर एक बार एक कोशिश की गई सामाजिक तनाव उत्पन्न करने की, एक तनाव उत्पन्न हो और उस तनाव में कुछ इस तरह के प्रोवोकेटिव, इस तरह की बातें हों जिसमें हम गोलबंद कर सके। मुझे तो नहीं पता है, जब नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा को, जब राजनीतिक ताकत थी 2006 में पंचायत चुनाव में, बिल्कुल, और 2007 में निकाय चुनाव में 50% रिजर्वेशन, महिलाओं को जो रिजर्वेशन मिला बिहार में, क्या उसमें कोई अगड़ा पिछड़ा किया गया? उसमें तो कुछ नहीं किया गया। तो जो अति पिछड़े को ताकत दी गई, महिलाओं को ताकत दी गई, उसमें तो उनको राजनीतिक ताकत भी दी गई, सामाजिक ताकत भी दी गई। आप चले जाइए बिहार के गांव में, मुंगेर छोड़ दीजिए, आपको हर जगह मुखिया जी किस जाति के मिलेंगे सबको पता है। क्या वो मुखिया जी जो हैं उनका दबदबा है क्या? मुझे तो नहीं पता है कि उनका दबदबा है, लेकिन मुंगेर में यह प्रयोग किया गया। और ठीक आपने कहा कि राजनीति का यह चरित्र भी इस बार चुनाव में लग रहा था कि हम लोगों को फिर एक बार देखने को मिलेगा कि कहीं A to Z की बात हो रही है तो कहीं अगड़ा पिछड़ा की बात हो रही है। अगड़ा पिछड़ा जैसी चीजें जब डाइल्यूट हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, मतदाता जब इस पर मत करते हैं, जो 36% EBC मतदाता है, जो जिनको हम लोग साइलेंट वोटर कहते हैं, बिल्कुल दावे कर ले, 4 जून को हम लोग फिर बात कर लेंगे, पता चल जाएगा कि वो जो 36% मतदाता किसके पास है। महिलाओं,
जिनको कहा गया कि नीतीश कुमार जी के कामों को लेकर के जो महिला हैं वो नीतीश कुमार जी के पक्ष में गोलबंद होती है। क्या कोई महिला अगड़ा पिछड़ा में बट करके वोट करती है क्या, कि ये महिला पिछड़े की है, ये महिला अगड़े की है? तो महिलाएं जब नहीं बढ़ती है, बाकी लोग जब नहीं बढ़ते हैं, तो कुछ लोग इसको कोशिश किए, लेकिन मुंगेर उसका गवाह बना। ठीक आपने कहा कि 90 से 2005 के पहले के कालखंड में जब वो मैसेकर का, वो नरसंहारों का दौर का गवाह रहा है ये बिहार, हम लोग तो उसके भुक्तभोगी रहे हैं। उस दौर में अगर फिर एक बार कोशिश की गई, ये अशोक महतो जी जहां से आते हैं, चाहे वो अखिलेश सरदार हो या अशोक महतो हो, इनकी पृष्ठभूमि दोनों की क्या रही थी? एक दूसरे के ऊपर दबदबा कायम करने की ही तो रही थी। बिल्कुल। तो वो दबदबा का क्या प्रयोगशाला मुंगेर को बनाना चाहते थे क्या? मुंगेर की जनता ने सिरे से इसको नकार दिया कि हम इसको प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे। नहीं, और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हम मुंगेर की बात करें, आप भी समझते हैं, बार, मोकामा, बरैया, मुंगेर सब समझते हैं, जमालपुर, सूरजगढ़ा। यदि यहाँ के अंडरबल की लड़ाई को भी आप समझेंगे और पढ़ेंगे और जानेंगे, तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि यहाँ किसी सबन और किसी पिछड़ा अति पिछड़ा गिरोह में लड़ाई हुई। यहाँ तो आपस में ही सबन लड़ते रहे, हा? और इस तरीके से लड़ते रहे कि कितनी औरतें विधवा हो गई, कितने बाजार उजड़ गए। लेकिन इस लड़ाई से वहां के पिछड़े और अति पिछड़ों का मतलब ही नहीं था। हाँ, वो कालखंड अलग था, जब कैलू यादव, अधिक यादव, जब उस कालखंड में मतलब पिछड़े ही मारे गए, अति पिछड़े ही मारे गए और उनकी लाशें गंगा में बहा दी गई। लेकिन मुंगेर में शांति थी और फिर से वही बात हो रही थी, हमें उनका वोट नहीं चाहिए। यह चुनाव सिर्फ और सिर्फ मुंगेर में लड़ा जा रहा था कि हमें उनका वोट नहीं चाहिए, हमें इनका वोट चाहिए और दबदबा खत्म करना है। तो ये तो बहुत विचित्र बात हुई थी ना मुंगेर में। नहीं, बिल्कुल 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 लगा था कि बिहार को क्या फिर उस दौर में लाने की कोशिश की जा रही है क्या? अगर मान लिया जाए कि जन सरोकार और जन संघर्ष के उपज जो राजनेता होते हैं या कोई सामान्य कार्यकर्ता, उनको अगर टिकट दे दिया जाता और वो लड़ाई अपने तरीके से लड़ते कि हम संघर्ष की उपज हैं, हम गरीब गुरबे के बेटे हैं, मैं उसको बुरा नहीं मानता हूं, बिल्कुल लड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन जो मुंगेर, ठीक है, आपके उदाहरण से मैं संतुष्ट हूं कि आपसी प्रतिस्पर्धा का मुंगेर और मोकामा और बाढ़ का इलाका प्रभावित रहा है। वो बाढ़ में, लखीसराय में आपसी प्रतिस्पर्धा का दंश मैंने झेलते हुए देखा है। लेकिन अगड़ा पिछड़ा सम्राट लड़ा, क्या हुआ? सूरजभान सिंह लड़े, अनंत सिंह लड़े, इसमें कोई अति पिछड़ा और पिछड़ा तो आया ही नहीं था। लेकिन इस बार सामाजिक समीकरण कोई खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। सामाजिक सौहार्द और सामाजिक समीकरण को अगर आप खत्म करना चाह रहे थे, तो क्या वहां के जनता, वहां की मतदाता ने आपको एक्सेप्ट किया? नहीं किया, सिरे से नकार दिया सिरे से नकार दिया। और सिरे से नकार करके न केवल मुंगेर में बल्कि पूरे बिहार को मैसेज दे दिया कि हम अगड़े पिछड़े में बंटने वाले नहीं हैं। हम अगर हमारे लिए जो किया है, जरा कभी साइलेंटली अति पिछड़ा के साथ बैठ करके बात कर लीजिए। आज भी वो कहता है कि हमारी ताकत नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी ने जो हमारे लिए किया है, हम उसको नहीं भूलेंगे। अगर नीतीश कुमार ने सबको साथ लेकर के चला, अगड़े को भी साथ लेकर चला, पिछड़े को भी साथ लेकर के चला, अति पिछड़े को भी साथ लेकर के चला, दलित को भी लेकर चला, महादलित को भी लेकर चला, तो फिर एक सामाजिक सौहार्द का ये नया नारा जो गढ़ा गया, वहां एक जाति के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते रहे हैं, आप लोग एकजुट हो जाइए, फिर हम उनका दबदबा कायम कर देंगे। मोकामा, बाढ़, लखीसराय, सूरजगढ़ा, जमालपुर, मुंगेर में ये 6 विधानसभा की बात बोलते हैं भाई। हम तो रहते हैं कि मुझे दबदबा बनाने की बात होती तो लाशें ही गिरती ना, वहां लाशों का बाजार ही तो हाँ, और क्या होता मैं बता रहा हूं कि धानुकों की लड़ाई अनंत सिंह लड़ते रहे हैं। धानुक समाज के लोगों से पूछ लीजिएगा, धानुक समाज के लोग आज भी कहते हैं कि भाई अगर रास्ता कोई रोक देता था तो वो लड़ाई लड़ते थे कि ये लोग गरीब हैं, ये लोगों के रास्ते अगर आप बंद कर देंगे तो ये जाएंगे कैसे। बिल्कुल, वहां तो कमजोर की लड़ाई लड़ते रही है लोग,
मजबूत के साथ खड़े लोग नहीं रहे हैं, लेकिन सामाजिक समीकरण और सामाजिक ताना बाना उस इलाके का ऐसा रहा है जिसमें किसी भी कमजोर, किसी भी गरीब को जाति के आधार पर वहां नहीं दबाया गया। जी ठीक आपने कहा कि आपसी प्रतिस्पर्धा रही कि हम मजबूत कि आप मजबूत, वो रहा, वो एक जाति विशेष में ही रहा। लेकिन वो दूसरे जाति के लोगों के कि चूंकि तुम पिछड़े समाज के हो, तुम अति पिछड़े समाज के हो, इसलिए हम अपनी दबंगता दिखाएंगे, हम अपना दबदबा कायम करेंगे, ऐसा तो नहीं था। ये शब्द का जो इस्तेमाल किया गया मुंगेर में, इसके पीछे का मकसद एकमात्र था ध्रुवीकरण। बिल्कुल कि हम इसमें ध्रुवीकरण करेंगे और एक बार फिर उनके मन में वो जहर घोलेंगे, एक बार फिर हम अगड़ा बनाम पिछड़ा करेंगे और शायद हमारी बातों में लोग आ जाएंगे। शायद मुंगेर की जनता इस बात को समझ गई थी, शुरू में ही समझ गई। इसीलिए आपने देखा कि किसी भी तरह के तनाव में किसी ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। किसानों से पूछा गया वो अपनी बात कहे, नौजवानों से पूछा गया वो अपनी बात कहा, जो बेरोजगार थे उनसे पूछी गई अपनी बात कहा, जो पलायन के दंश झेल रहे थे लोग उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हम किसी के दबदबा से परेशान हैं और शायद अगर बदलाव होगा तो हम उस दबदबा से मुक्त होंगे। क्योंकि जीवन मर्रा की जो जरूरतें हैं, जीवन की जो चुनौतियां हैं, रोज की चुनौतियों से जो जूझ रहा वो परिवार है, उस परिवार के पास अब वो कालखंड से बहुत आगे निकल गया है। जब एक बार समाज को कहीं ना कहीं से बांटा गया था, बांट करके पूर्वाग्रह से उनको ग्रसित कराया गया था कि देखिए आपके ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, आपको किस तरह से दबाया गया है, किस तरह से कमजोर किया गया है। आज कहीं कोई बूथ लूट की घटना होती है क्या? आप तो लगातार कवर कर रहे हैं चुनाव, लूट की कौन सी घटना? एक वोट भी कोई बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। और आप तो संजय जी मगध से आते हैं, जहानाबाद गया से आते हैं। पहले क्या होता था? रणबीर सेना भूमियारों की सेना, कुर्मी सेना कुर्मियों की सेना, पीपुल्स बार इनकी सेना, एमसीसी इनकी सेना, आईपीएफ इसकी सेना। तो उस दौर में फिर से ले जाने की कोशिश कि जात के आधार पर, अब वही होता ना, खूनी गैंगवार होता, वही होना था ना। यदि आप दबदबा खत्म करने और दबदबा बनाने की बात करेंगे, जब दबदबा रहा ही नहीं, कौन व्यक्ति है आज, क्या अनंत सिंह हो, चाहे सूरजभान सिंह हो, चाहे जितने बरहिया के बाहुबली हो, क्या किसी को दबा देंगे? किसी को दबा लेंगे? और इस जमाने में मैं तो कह रहा हूं कि एक वोट जो देने जा रहा है मतदान केंद्र पर, जरा कोई रोक करके देख तो ले। बिल्कुल कि भाई आप उसको वो रोक दीजिएगा कि नहीं, तुम बूथ पर नहीं जाओगे, तुम अपना मतदान नहीं करोगे। क्या दबदबा है भाई? उसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स से लेके चीजें इतने विजुअल हो गई हैं, इतना मीडिया जो है से अब एकदम, और खास करके अभी हम लोग विजुअल मीडिया के जमाने में हैं, एक एक तस्वीर कैमरे में कैद है। किसकी हिम्मत है और कौन प्रशासनिक अधिकारी है जो किसी को कोई रोक देगा कि वो नहीं, तुम बूथ पर वोट देने नहीं जाओगे। दूसरी बात, जो सामाजिक सौहार्द बना वो बड़ी मेहनत से बना, बहुत कोशिश के बाद बना। और इस बदलते हुए बिहार को फिर अगर उस अतीत के कालखंड में ले जाना चाहते हैं, इस वजह से कि उस ध्रुवीकरण की वजह से कोई परिणाम आपके पक्ष में आ जाए, तो मैं तो समझता हूं कि समाज को भी इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। उनके समाज के लोगों को अगर वो तनाव पैदा करेंगे तो वो अपने समाज का भला करेंगे क्या? अपने समाज का सबसे ज्यादा वो व्यक्ति नुकसान करता है जो वो समाज ने समझा इस बात को कि ये अपनी रोटी सेकने के लिए हमें दांव पर लगा रहे हैं, हमारी बलि चढ़ाने के लिए आए हैं। और वो समाज बिल्कुल शांत रहा, गंभीर रहा। नीतीश कुमार जी का जब हेलीकॉप्टर उतरा तो उस भीड़ ने बड़ी शांति से सुना। नीतीश कुमार जी ने जब संवाद किया कि मैंने आपके लिए क्या किया है, अगर ये आपके मन मस्तिष्क में है तो मुझे और आगे आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल हम आगे भी आपके लिए क्या करेंगे। ये मोकामा का टाल का इलाका जहां दाल की खेती होती थी, पानी निकलता था वहां नहीं, नीतीश कुमार के आने के बाद, बिल्कुल नीतीश कुमार के आने के बाद पानी निकलना शुरू हो गया। नहीं तो वो वाटर लॉगिंग से वो इलाका पूरा ग्रसित रहता। अगर मुंगेर की तस्वीर बदली तो किसके वजह से बदली ये सबको पता है। और क्या उसमें कोई, अगर सड़कें बनी, बिजली गई, विकास की रोशनी उन तक पहुंची, अगर गरीबों की थाली में अनाज गया, अगर उसके पास गैस सिलेंडर आया, तो ये बात को लोग समझ रहा है।
और वो सामाजिक तनाव के जमाने से लोग निकल गया। अब नहीं, उसके लिए अब आप गरीब भी आप ये देखिए ना संजय जी, दबदबा खत्म करने की बात हो रही थी, ललन सिंह भी जवाब दे सकते थे ना कि आ जाओ दबदबा दिखाते हैं। लेकिन ललन सिंह ने अपने लोगों को क्या कहा? शांत रहना, उत्तेजित मत होना, भड़कना मत, हाँ फील गुड में मत जीना, जब तक वोट डाल मत देना, सोना मत। तो यदि दबदबा खत्म करना है, इस चुनौती को स्वीकार कर लिया होता कि हाँ हमारा दबदबा खत्म करने कोई आ गया है, हम उसे बताते हैं, फिर तो क्या से क्या हो जाता। मुंगेर की जनता को तो प्रणाम और सलाम करना चाहिए कि उसने किसी चुनौती के पचड़े में फंसना नहीं मुनासिब समझा और कहा कि हम यहाँ शांति से रह रहे हैं, शांति से रहेंगे। एकदम नहीं नहीं, मैं तो मुंगेर की जनता को सलाम करता हूं इस बात के लिए कि वो उत्तेजित नहीं हुई। उत्तेजना तो पैदा करने की कोशिश की गई और उत्तेजना के लिए वो जो शब्द गढ़े गए, उत्तेजना के लिए जो बातें की गई, ललन सिंह ने तो बहुत ही, मैं तो कहूंगा कि एक मैच्योर्ड राजनेता का परिचय दिया। मंच से भी और मंच से नीचे उतर करके भी लोगों को कहा आप उत्तेजित मत होइए, आपका मत है, आप जाकर के शांतिपूर्ण मतदान कीजिए। ठीक है, जिनकी जो भाषा है वो अपनी भाषा में अपने तरीके से लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, वो उनका पार्ट है, उनको करने दीजिए, आप उत्तेजित मत होइए। लेकिन अगर ललन सिंह की बात भी जनता नहीं समझती और उत्तेजित हो जाती, आन बान शान से जोड़ करके देख लेती, तो फिर तो चीजें मुंगेर, तो मैं तो कह रहा हूं ना कि मुंगेर फिर एक प्रयोगशाला बन जाता। और उस प्रयोगशाला आनंद सिंह बाहर आ ही गए थे, कह देते कि हाँ ठीक है तो आ जाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अनंत सिंह अगर उस ललकार को स्वीकार कर लेते, अनंत सिंह भी उसी अंदाज में आ जाते, फिर उधर से भी चीजें उसी तरह से आ जाती, फिर क्या होता? फिर बिहार का जो सामाजिक समीकरण, सामाजिक सौहार्द जो इतने दिनों के बाद बना, फिर बिगड़ जाता। मैं कहता हूं कि बांटना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत कठिन है। कोई व्यक्ति को पता है क्या कि हम किस जाति में पैदा हुए हैं और वो किसी जाति में वो पैदा हो गया, ये उसका गुनाह है क्या? लेकिन मुझे तो नहीं पता है, आज के दिनों में आपको भी नहीं जानकारी होगी कि क्या कोई व्यक्ति को किसी जाति में पैदा होने से कोई दबा देगा क्या? कोई नहीं दबा सकता है आज की तारीख में, चाहे वो गांव का खेत खलियान हो या शहर की गलियां हो, कोई किसी को नहीं दबा सकता है। सब कोई अपनी ताकत को जोड़ने के लिए आप वैशाली में मुन्ना शुक्ला के लिए वोट मांग रहे हैं, आप महाराजगंज में आकाश सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं, आप भागलपुर में अजीत शर्मा के लिए वोट मांगे, और यहाँ दबदबा खत्म करना है। तो राजनीति में तो यही तो मैं कह रहा हूं कि इस बात को जनता समझ गई और मुंगेर की जनता ने इसको समझ करके बहुत ही ठीक से परिचय दिया। आप A to Z की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात लग रही है। आप कह रहे हैं कि हम हमारे साथ सब है, बिल्कुल अच्छी बात है। ये जो राजनीतिक आपके जो उद्बोधन होते हैं मंचों से, ये बात तो सबको अपील करता है कि चलिए उस कालखंड से चीजें निकली हैं और अब A to Z की बात होने लगी। लेकिन दबदबा खत्म कर देना है, अगड़ा पिछड़ा में फिर से समाज को बांटना है, ये बांट करके कौन सी फसल काटेंगे, कौन सी रोटी सेकेंगे? अगर जनता नहीं चाहेगी, मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं पता है, मैं तो कह रहा हूं कि मैं गांव जाता हूं और लगातार जाता हूं और सारे जो हर जाति वर्ग के लोग जो हैं उनको मैं नाम लेकर के नहीं, वो चचा भैया और दादा कह के संबोधित करने की परंपरा आज पूरा एक आकार ले रही है जी। अब वो लोग उस दौर को याद करके कहते हैं कि भाई हम अब उस तरह से टकराने के लिए, लड़ने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग साथ बैठते हैं, साथ निकलते हैं, साथ आते हैं। और नीतीश कुमार जी ने जो ताकत दी पंचायतों में, जो नगर निकायों में, उसमें तो उनको प्रतिनिधित्व मिला, जो महिलाओं को ताकत मिली, उसके बाद उनकी जो राजनीतिक हैसियत मिली, उससे किसका दबदबा है? देखिए संजय जी, उसी समाज का एक लड़का पीयूष प्रियदर्शी भी चुनाव लड़ रहा था, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से पढ़कर आया। उसने कभी दबदबा खत्म करने या दबदबा, हाँ वो अपने समाज की बेहतरी की बात कर रहा था, मुंगेर के विकास की बात कर रहा था, ललन सिंह से ज्यादा बेहतर करेंगे इसकी बात कर रहा था। यह राजनीतिक अधिकार प्राप्त है आपको। हर एक प्रतिनिधि को जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें अपने को बेहतर बनाना और बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन दबदबा खत्म कर देना। मैं तो पीयूष प्रियदर्शी का इसलिए मैं सराहना करता हूं कि
कि वो व्यक्ति लगातार धानुक समाज के बीच में काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के वक्त में, एक छेड़खानी उसके हुई, पहले ही वो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था जी, और वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से पढ़ करके जी। उस समाज की अशिक्षा पर, उस समाज की गरीबी पर, उस समाज के न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी पर, उस समाज की महिलाएं जो एनीमिक हैं उस पर, उस समाज के लोग जिनके पास एक लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है, जो एक होना चाहिए मिनिमम, इस पर बजाते हुए आदमी का शोध पत्र है। और उस समाज के लोगों के बीच में जाकर के कहा कि आप अपने बच्चे को शिक्षित कीजिए, अपने महिलाओं को न्यूट्रिशनल डाइट दीजिए, आप जो हैं आप स्थानीय चीजों से निकल करके कॉमर्शियल क्रॉप्स में जाइए, जो ट्रेडिशनल आप खेती करते हैं, आप स्पाइसेज और फूल की खेती कीजिए। मैंने सुना है उस व्यक्ति को अपने समाज के बीच के लोगों को जगाते हुए, बताते हुए, और उन्होंने कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, यह लोकतंत्र की जननी बिहार है। लोकतंत्र ये अधिकार देता है कि हम जा करके लोगों के बीच में दावा कर सकते हैं कि अगर आप हमें चुनते हैं तो जो भी सिटिंग लोग हैं या जिनको आपने चुना है उनसे हम बेहतर बना करके मुंगेर को दिखाएंगे। बिल्कुल, मुंगेर पूरे भारत का एक मॉडल जो है वो लोकसभा क्षेत्र होगा। एक बार आप हमको मौका दीजिए। लोकतंत्र ये अधिकार देता है, राजनीति में ये अधिकार सबको प्राप्त है। तो वो पीयूष प्रियदर्शी की बात पर हम लोग तो लगातार पॉजिटिव वे में बात किए। मैं तो चाहता हूं कि हर लोकसभा क्षेत्र में इस तरह का एक विजनरी नौजवान आए, अपने समाज के बीच में वो काम करे और लोगों के बीच में जाए कि हम अगर आपके लिए कुछ किए हैं, हम पर भरोसा करते हैं, तो हम आपकी मजबूत आवाज बनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके लोकतंत्र की मंदिर में। देखिए, लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर से आई है चुनाव लड़ने, कहां कह रही है कि हमें राजीव प्रताप रूडी का दबदबा खत्म कर देना है, हमें यहाँ के राजपूतों का दबदबा खत्म कर देना है। अरे कोई सांसद बन गया तो दबदबा थोड़े हो गया। भाई मैं तो कह रहा हूं कि रोहिणी आचार्य पढ़ी लिखी हुई है, वो MBBS किए हुए हैं, उनकी समझ है, उनको पता है कि सारे समाज के वोट से ही कोई व्यक्ति चुना जाता है। मैं तो यहां तक मानता हूं कि जो परिपक्व राजनेता या परिपक्व लोकसभा क्षेत्र के मेंबर होते हैं, वो तो यहां तक कहते हैं कि जिन्होंने हमें मत दिया वो भी और जिन्होंने मत नहीं दिया वो भी, मैं सबका प्रतिनिधि हूं। क्योंकि मैं जब लोकसभा का प्रतिनिधि बन गया तो अब हमारे लिए न कोई पक्ष है न विपक्ष है, सबका मैं प्रतिनिधि हूं, सबको मैं समान नजर से देखता हूं। तो जो भी पढ़े लिखे हुए कैंडिडेट हैं, वो पर कैंडिडेट को अगर आप देखिएगा तो वो इस तरह की बात नहीं करते हैं। लेकिन जिनको लाया गया इस वजह से कि आप एक ऐसा वातावरण वहां पैदा कीजिए जिसकी वजह से सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाए, सामाजिक तनाव पैदा हो जाए, आप लोगों को इस तरह से उद्वेलित कर दीजिए, आप इस तरह से लोगों को प्रभोग कर दीजिए कि समाज अगड़ा पिछड़ा में बढ़ जाए। भाई आप तो चुनाव जीत जाइएगा या चुनाव में क्या होगा मुझे नहीं पता है। समाज को बांटने का अधिकार किसने दे दिया आपको? और समाज को आपने बांटने का आपने ठिका रखा है क्या? किसका दबदबा है और किसका दबदबा नहीं है, ये तय करने वाले कौन आप होते हैं? आप सोशल साइंटिस्ट हैं। ये दबदबा का क्या पैरामीटर है जो आपको पता चल गया कि इनका दबदबा है और इनका दबदबा नहीं है, जो आप दबदबा खत्म करने आए? इसका मतलब है कि आपके मन में जो बात आई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल गई तो कुछ भी आप बोल देंगे। नहीं, आप ये इस बात नहीं करेंगे, आप किसी जाति विशेष को टारगेट करें, उनका दबदबा खत्म कर। आप कहते कि हाँ ललन सिंह को हराना है हमको, तो बात समझ में आ। हाँ बिल्कुल, हाँ आपको अधिकार प्राप्त है, आप जिनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें हराइए, लेकिन फला का दबदबा खत्म कर देंगे, फला का दबदबा बना देंगे, ये कौन सी बात हो रही है? भाई ललन सिंह को हरा दीजिए, आप चुनाव जीत जाइए, लोग फूल माले से आपको स्वागत करेंगे। हाँ। लेकिन किसी का दबदबा खत्म करने का अधिकार, अगर आप चुनाव जीत भी जाते हैं तो दबदबा खत्म करने का अधिकार आपके पास है क्या? मैं तो वही समझना चाहता हूं कि दबदबा आपने कैसे मान लिया कि यहां उनका दबदबा है? बिल्कुल, जो व्यक्ति रोजी रोटी में लगा हुआ है, वो उसका परिवार जो है वो कितना दूर जा करके वो 5,000 10,000 रुपया भेज रहा है, जिससे उसके बूढ़े बाप की दवाई और माँ की दवाई आ रही है और उसके बच्चे की पढ़ाई का खर्च निकल रहा है।
वो व्यक्ति दबदबा वाला व्यक्ति है। बिल्कुल। उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, कभी आपने सोचा है? और आप उसके खेत में पानी नहीं है। और आप जीत ही जाइएगा तो क्या वहां के भूमियारों को भगा दीजिएगा क्या? हाँ, तो फिर तो वही तो मैं कह रहा हूं हाँ, फिर तो वही ब्लड बात होगा ना, रक्तपात होगा ना। भाई। मैं तो कह रहा हूं कि रक्तपात कराने और करने का अधिकार क्या आपको किसी ने दे दिया है क्या? बिल्कुल। अगर नहीं दिया है, क्या हमारा संविधान जो रोज संविधान की दुहाई लोग देते हैं, उसमें इस तरह की बात बोलने का किसी को अधिकार है? नहीं है। आप सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं, लेकिन इस तरह का जिसको कहते हैं कि धमकी भरा हुआ शब्द, कि अगर आप हमारे पक्ष में गोलबंद होंगे तो हम किसी का दबदबा खत्म कर देंगे, ये अधिकार लोकतंत्र में है क्या? ये अधिकार संविधान ने दिया है क्या? तो ये उनके हम समझ पर मुझे हंसी आती है कि शायद वो समझदार होते तो वो कहते कि एक बार हमको तो जिता करके देखिए, हम मुंगेर को बेहतर बना के दिखाएंगे, सामने जो प्रतिद्वंदी है उनसे हम ज्यादा आपके बीच में रहेंगे, और हमारे लिए सारे लोग बराबर हैं। हम अगड़े के भी प्रतिनिधि हैं, पिछड़े के भी प्रतिनिधि हैं, हम अति पिछड़े के भी प्रतिनिधि हैं और दलित के भी प्रतिनिधि हैं, सबका मैं प्रतिनिधि बन करके आया हूं। लेकिन सामाजिक बंटवारा करके और कोई व्यक्ति राजनीतिक रोटी सेकना चाहा अगर मुंगेर में, तो मुंगेर की जनता ने जो समझदारी दिखाई है, मैं तो उनको साधुवाद देता हूं कि जरा भी उत्तेजित नहीं हुए। जिस शब्द का इस्तेमाल आपने किया, क्या आपने कभी किसी मुंगेर की जनता को सुना कि उत्तेजना में वो भी कुछ बोल गए कि अच्छा तो ठीक है? ठीक, मुंगेर की जनता, मैंने तो नहीं देखा कि उत्तेजना में उन्होंने कोई शब्द बोला। मुंगेर की जनता साधुवाद की पात्र है। देखिए, जिन्हें मत मिला है, जो जीतेंगे जो हारेंगे, ईवीएम में किस्मत बंद हो चुका है, यह फैसला 4 जून को आएगा। लेकिन हाँ, जो कोशिशें हो रही थी कि सामाजिक विद्वेष पैदा कर और ऐसा माहौल बन जाए कि फिर से लड़ाई, फिर से झगड़ा, फिर से खून, ये आज मुंगेर ने नहीं होने दिया। तो बिहार की बात हम करते रहेंगे। आज आप मेरे साथ जुड़े, संजय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखेंगे तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।